प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को लेकर खुद एक्टिव मोड में नजर आए, खुद फीडबैक ले रहे हैं, खुद रिपोर्ट ले रहे हैं। आज यूपी के बीजेपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी बातचीत की। सूत्र यह बता रहे हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन पर फीडबैक दिया है। यानी अब नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए, ये नहीं कि छोड़ दिया जेपी नड्डा पे, अमित शाह पे, ये लोग बात कर रहे नहीं। नरेंद्र मोदी ने बुलाया भूपेंद्र चौधरी को कि आओ जरा बताओ क्या हुआ है वहां पर। और भूपेंद्र चौधरी ने बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को 5-6 वजह बताई हैं जिससे यूपी में बीजेपी की सीटें कम रह गई। इसमें संविधान बदलने वाला नैरेटिव, आरक्षण खत्म कर देने वाला झूठ या अधिकारियों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी जैसी वजहें शामिल है, जिसका जिक्र बीजेपी की रिपोर्ट में भी है। पीएम मोदी को यह भी बताया गया कि यूपी में सरकारी मशीनरी ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी के वोट कम हो गए। यानी जो बैठक हुई उसमें यूपी की हार पर चर्चा हुई और इंडी गठबंधन ने ऐसा माहौल बनाया कि अब तो पीएम मोदी योगी को हटाने वाले। हालांकि कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जिस तरह से यूपी बीजेपी अध्यक्ष से बात की, इससे क्लियर मैसेज चला गया यूपी के अंदर कि भाई नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं कि यूपी में कौन क्या कर रहा है। जैसे आपको यह फोटो दिख रही है साइड में, नरेंद्र मोदी ने एक बार योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के जब मैसेजिंग की थी तो उसी के बाद मैसेज चला गया था कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे पीएम मोदी का हाथ है। तो जो लोग इधर उधर से कुछ सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कोई चांस नहीं है। और आज ये मीटिंग भी एक मैसेज है कि यूपी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हर कोई समझता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ है तब तक योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा सकता। और पीएम मोदी खुद बार बार बता चुके हैं कि योगी के कंधे पर उनका हाथ बना हुआ है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर जो वायरल हुई थी, उसी के बारे में आपको बता रहा था। इस तस्वीर से चुनाव से पहले सबको मैसेज गया था कि पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी का है योगी आदित्यनाथ को। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल जब उठ रहे थे, लेकिन नतीजों के ठीक बाद जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में सारे नेता पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को फूल देकर स्वागत किया, लेकिन इकलौते नेता जिनकी पीठ थपथपाई थी नरेंद्र मोदी ने, वो योगी आदित्यनाथ थे। किसी और की पीठ नहीं थपथपाई। तो इधर पीठ थपथपा रहे हैं, उधर कुर्सी निकाल देंगे पीछे से, ऐसा होता है। इसके बाद 18 जून को जब पीएम मोदी वाराणसी गए थे तो भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो केमिस्ट्री दिखी थी, उससे क्लियर हो गया था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था कि पीएम मोदी नी जर्क रिएक्शन नहीं देते, ना ही हड़बड़ी में कोई फैसला लेते हैं। और इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बावजूद अभी तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष को भी नहीं हटाया गया है, जबकि नतीजे आने के बाद ही ऐसी खबरें आई थी कि भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हड़बड़ी में ही कोई फैसला लेना होता तो सबसे पहला एक्शन प्रदेश अध्यक्ष पर न होता। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि नवंबर तक भूपेंद्र चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद आगे कोई फैसला नए प्रदेश अध्यक्ष पर लिया जा सकता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर उड़ रही अफवाहों की बात है, तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन संगठन में बदलाव की पूरी संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। पार्टी आलाकमान यूपी के और भी नेताओं से फीडबैक लेगा, उसके बाद यूपी के संगठन और सरकार में बदलाव का फैसला हो सकता है। यानी जो लोग ये सोच रहे थे योगी की कुर्सी जाएगी, कई और की कुर्सी जा सकती है। जिन लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई डाउट है, वो ये भी समझ लें कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है। योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर तैयारी के लिए अपनी टीम 30 बनाई है। हर सीट पर 3-3 मंत्री लगा दिया है। आज इस टीम ने मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे साफ है कि अभी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। उन्हें उपचुनाव के लिए फ्री हैंड दिया गया है और वो अपनी मर्जी से टीम बना रहे हैं और उनका फोकस क्लियर है कि मुझे उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 से मुलाकात की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के लिए जरूरी सुझाव मंत्रियों से लिए गए। बैठक में सीएम योगी की तरफ से मंत्रियों को साफ संदेश दिया गया कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनावों की तरह उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतनी है। इसके लिए जरूरी तैयारी भी हमें अभी से शुरू कर देनी है ताकि उपचुनाव से पहले हर मतदाता तक बीजेपी का संगठन और उसका कार्यकर्ता पहुंच सके।
सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा कि उन्हें जिस विधानसभा का प्रभारी या सह-प्रभारी बनाया गया है वो हर हफ्ते कम से कम 2 दिन उस क्षेत्र में रुकें, जनता से कनेक्ट बढ़ाएं। अगर कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी है तो उसे समय रहते दूर किया जाए। हर सीट के लिए 3-3 मंत्रियों का ग्रुप बनाया गया है, जिनकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों के चयन से लेकर उम्मीदवार को जिताने तक की होगी। यानी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई है उसमें पूरी तरह से उन्होंने जोश भर दिया है कि बॉस ये उपचुनाव जीतना है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि इस टीम में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं है और ना ही वो इस मीटिंग में मौजूद है। इसका एक मतलब यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम चुनने का फ्री हैंड दिया गया है। इस बीच आज सीएम योगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने राजभवन पहुंचे, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई कि अरे कहीं इस्तीफा देने तो नहीं चले गए। लखनऊ से दिल्ली तक कयास लगने लगे, लेकिन यहां भी योगी विरोधी नैरेटिव की हवा निकल गई। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात पहले से तय थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शिष्टाचार के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन गए थे, जहां उन्होंने राज्यपाल को यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की जानकारी दी और औपचारिक तौर पर उनसे अनुमति दी। सीएम योगी की टीम 30 में आने के बाद कई नेताओं के सुर भी बदल गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अभी तक बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी की टीम में आने के बाद हार के दूसरे कारण गिना रहे हैं। एक बार संजय निषाद को सुनिए, यूपी की हार पर क्या कह रहे हैं। उसके बाद बताऊंगा गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर क्या कह दिया है। आपने सवाल उठाए बुलडोजर एक्शन को लेकर और मुख्यमंत्री ने माना भी और वो कामयाबी आपको मिली कि वहां ध्वस्तीकरण रोक दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, निश्चित रूप से। और हर एक हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार हमारी हर कमजोर गरीबों और जो भी हैं उनके साथ खड़ी हैं। आपको लगता है कि ये चीज पहले हो जाती तो शायद लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता? नहीं, कई कारण हैं, छोटे मोटे कारण हैं, ये तो बहुत और कारण है चुनाव हारने के। झूठ उसमें से ये भी एक कारण है? नहीं, झूठ और भ्रम फैलाकर वोट लेना सबसे बड़ा कारण है। लोगों को डरवाना आरक्षण के संविधान के नाम पर, वो सबसे बड़ा कारण रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर इंडी गठबंधन खूब माहौल बना रहा है। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब इस बयान पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जिनका आज जन्मदिन भी है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संगठन तो सबसे बड़ा होता ही है। एक बार सांसद रवि किशन को भी सुनिए, फिर बताता हूं बीजेपी आला कमान अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाला है। देखिए, संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। इन सारी बातों के बीच यह समझना जरूरी है कि बीजेपी चुनाव नतीजों की समीक्षा कर रही है, और इस समीक्षा में अगर कोई बात उठ रही है तो फिर इसे टकराव नहीं मानना चाहिए। भाई, कोई प्रॉब्लम है, घर में ही 4 लोग बैठ के बात करेंगे तो थोड़ी बाती हो ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कर तो रहे हैं। 99 वाले तो नाच ही रहे हैं कि जीत गए।